बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के मंजरनामे पे कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस के हवाले से और एक साबिक सदर ममलिकत जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट से एक का हुक्मनामा आया तो दूसरा हुक्मनामा पेशावर हाई कोर्ट से आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था, तो उसके खिलाफ उन्होंने दरखास्त जमा करवाई थी पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट से 30 दिसंबर को हुक्म इम्तना जारी हुआ और हुक्म इम्तना जारी होने के बाद फिर 26 दिसंबर को हुक्म इम्तना जारी हुआ। 30 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन फरीक बन के वहां पे गया और फिर उसके बाद 3 तारीख को सिंगल बेंच ने हुक्म इम्तना को खारिज कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया और मरकजी अपील पे समाअत होनी थी 9 जनवरी को। 9 जनवरी को उधर भी समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में और 10 जनवरी को समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुख्तस हो चुकी थी। तो आज के दिन जब फैसला जारी होना था पेशावर हाई कोर्ट से, तो उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बशमूल उनके अब बनने वाले चेयरमैन, जिनको चेयरमैन का ओहदा अब वापस मिल चुका है, बैरिस्टर गौहर, वो वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में गए। उधर से उन्होंने दरखास्त वापस ले ली और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्मनामा जारी किया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है उसे बहाल करें। और पेशावर हाई कोर्ट ने आज यह भी कहा कि आप किसी भी पार्टी के कारकुनान को उनके इंतखाबी हुकूक और इंतखाबी निशान से महरूम नहीं कर सकते। जहां पे मुख्तलिफ हवालाजात दिए गए, इलेक्शन एक्ट के सेक्शंस के हवालाजात दिए गए, लेकिन उसको आज मुस्तरद कर दिया गया और इम्कान यह जाहिर किया जा रहा है अकबर एस बाबर साहब, जो इसमें पहले इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजार थे, उनकी तरफ से बयान यह सामने आया है कि वो इस फैसले को लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है इसी के ऊपर कल जो है उन्होंने इजलास तलब कर लिया है और जरा ये बताते हैं कि उसी इजलास में इसके ऊपर बाकायदा तौर पे बातचीत और मुशावरत की जाएगी। और अभी तौर पे बाकायदा हुक्मनामा जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुआ। उनकी वेबसाइट के ऊपर बल्ले के निशान को एज ए सिंबल पीटीआई के लिए बहाल किया जाना था, वो भी अभी तक नहीं हो सका। तो सुबह उस हवाले से क्या फैसला होगा ये अभी देखा जाएगा। दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर था, उसी हवाले से तहकीकात भी जारी थी और आज के दिन उनकी जानिब से इस्तीफा लिखा गया और इस्तीफा जो है वो सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कुछ वजूहात भी इस्तीफे में बयान की कि मौजूदा हालात जो सभी के इल्म में है उसमें मेरा आगे काम जारी रखना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आज ही के दिन जब परवेज मुशर्रफ साहब के फैसले के हवाले से भी हुक्मनामा जारी हुआ है, तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जब लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे तो उन्होंने जस्टिस सेठ वकार के फैसले को, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया था और खुसूसी अदालत के क़याम के ऊपर भी सवाल उठाया था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आज अखलाकी तौर पे उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया है और कुछ लोगों की राय में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलने वाली तहकीकात के ज़िम्मे में उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है। तो इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों हजरात का बेहद मशकूर हूं। यासीन आजाद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। आज के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को किस तनाजुर में लेते हैं? इब्तदाई तौर पर बात यह हुई कि पेशावर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता, फिर 199 का जिक्र किया गया कि 199 जो है ये उस हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है कि जिसके शहर के अंदर कोई ना कोई वाकया वकूअ पजीर हुआ हो। तो आज के फैसले के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? देखिए सर, फैसला अपनी जगह पे है। अफसोस तो इस बात का है कि जब ये मामला पहले पेशावर हाई कोर्ट में गया और जिस तरह आपने बड़ी डिटेल से बात की, उसमें आपने कहा कि पहले जज ने यह आर्डर किया, दूसरे जज ने फिर स्टे आर्डर को ख़त्म किया और उसके बाद चूँकि ये मैटर ऑलरेडी 9 तारीख को लगा हुआ था, तो इसी दौरान पीटीआई के लोगों ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आमिर खान साहब के थ्रू भी इस मामले को चैलेंज किया। ज़्यादा इम्कानात ये थे कि जब ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग था तो फिर इनको पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम आर्डर के ख़िलाफ़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने राइट को अवेल किया। अब आज जो डीबी का जजमेंट आया है, ज़ाहिर है कि डीबी का जजमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी जो सीरियस रिजर्वेशन है वो ये है
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की एक वजह थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश करने की वजह ये थी कि फेडरल कोर्ट के सारे जो ऑफिसेस हैं वो इस्लामाबाद हैं, और इस्लामाबाद की हदूद के अंदर जब कोई मामलात हैं तो वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि बाज़ हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के झगड़ों को सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया, बाज़ औक़ात बलूचिस्तान से स्टे आ जाता है और बाज़ औक़ात पेशावर से आ जाता है। लेकिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इग्नोर कर देते हैं और पिंडी हाई कोर्ट सर्किट बेंच को भी इग्नोर कर देते हैं और चॉइस अपना ढूंढते हैं कि कौन से हाई कोर्ट से आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बहरहाल ये हर एक का अपना लीगल राइट है, वो कौन से रिलीफ मिलता है, उनको पेशावर से रिलीफ मिल गया। और मैं कहता हूँ अच्छी बात है। मेरा तो शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर सियासी जमात को इंतखाब में हिस्सा लेने का पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं आइनी इदारा है, उस आइनी इदारे के मामलात में जिस अंदाज से मामलात को टेकअप किया जा रहा है और जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों पे हम स्टे ऑर्डर देते हैं या पास करते हैं, उससे मैं तो ये कहता हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो एक आइनी अदारा और कहते हैं इंडिपेंडेंट अदारा है, उस इदारे को आइन के मुताबिक काम करने का पूरा मौका नहीं दे रहे। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है या नहीं करता, और ज़ाहिर है कि इस जजमेंट की जो भी सूरत हाल है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पाकिस्तान के जो 8 फरवरी के इलेक्शन हैं उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को भरपूर हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए था। PTI को अगर निशान कोर्ट ने दिया तो हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन इसमें हमें वेट करना पड़ेगा कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब अपना इजलास करता है तो उसमें वो क्या तय करता है। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, बसत एहतराम, आपने जब बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की वजह क्या है, इस ज़मन में बेशतर वकला ये राय रखते हैं कि 4 आइनी अदालतें हैं सूबों की और एक सुप्रीम अदालत आइनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आइनी अदालत नहीं, ये उनकी राय है। आप इस ज़मन में क्या समझते हैं? और दूसरा, इस केस के अंदर हवाला दिया गया है मॉडल अयान अली केस का कि उनके खिलाफ रावलपिंडी में एक मुकदमा दर्ज था और उन्हें गिरफ्तार किया गया कराची से। तो जब सिंध हाई कोर्ट में वो मामला चला तो दायरा इख्तियार के ऊपर बात आई, तो आर्टिकल 199 के तहत कराची में वो गिरफ्तारी अमल में आई थी, तो वो सिंध हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में है। तो इसी तरह उन्होंने जो अपने इलेक्शन करवाए हैं वो पेशावर में करवाए हैं और उसी सूबे से ताल्लुक है जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का, जिनके ऊपर तहफ्फुज़ात हैं, तो इसलिए ये पेशावर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में है। देखिए, आर्टिकल 199 में इख्तियारात का मामला, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बार के झगड़े में कई दफ़ा सूट सिंध हाई कोर्ट में फाइल हुआ। मामला इलेक्शन का था, लाहौर का पोलिंग स्टेशन का झगड़ा था, लेकिन स्टे सिंध हाई कोर्ट ने दिया, जिस पे हमने कई दफ़ा एतराज़ ये किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट नहीं था। जब लाहौर हाई कोर्ट में काउंटिंग हुई तो जो काज ऑफ एक्शन लाहौर का था वहाँ आपने क्यों नहीं किया, सिंध से आपने आखिर रिलीफ क्यों दिया। और इस तरह के 5-6 सूट फाइल हुए हैं। हमारे यहाँ ये बात तो एक हकीकत है कि हम अपनी मर्जी का कोर्ट ढूंढते हैं और हम ये देखते हैं कि कहाँ से हमें रिलीफ मिल सकता है, आप वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। आइन का आर्टिकल 199 इसके लिए मना नहीं करता, इजाज़त देता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप बाईपास क्यों करते हैं। और जहाँ तक अब आप ये कहते हैं कि 4 कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, 4 नहीं 5 हाई कोर्ट हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी इख्तियारात वही हैं जो बाकी 4 हाई कोर्ट के हैं। तो ये कहना मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है कि 4 हाई कोर्ट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये पोजीशन नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस्लामाबाद की हदूद में जितने फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑफिस हो, सुप्रीम कोर्ट बार का हो या फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के लिए बनाया गया, तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं जाते। तो इसमें बाज़ औक़ात हमारी जुडिशरी के मुताबिक जो शकूक व शुबा पैदा होते हैं, मुझे उस पर अप्रीहेंशन है। मैं ये कहता हूँ कि हम अपने जुडिशल सिस्टम को कहाँ लेके जाने चाहते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। जहाँ तक पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट का है, चूँकि DB का जजमेंट है, मैं उसके एहतराम की नज़र से देखता हूँ। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती।
मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आज के फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हद तक अब ये मान रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिल चुकी, तो आपकी जमात के बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिक्योरिटी को लेके। आज भी तुरबत में केज से उम्मीदवार थे PMLN के, उनके ऊपर हमला हुआ है, और कल के दिन आपके उम्मीदवार थे इस्लामाबाद में, उन पे हमला हुआ। उससे पहले एक मौलाना के ऊपर हमला हो चुका है सुन्नी उलमा काउंसिल के, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान पे हुआ, आपके दीगर रहनुमाओं के ऊपर हुआ। अब आप किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार हैं और आपके तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक माने जाने की आपको उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कितने हद तक माने जाएंगे, ये सवाल तो और इसका जवाब तो नहीं दे सकता। अलबत्ता ये कि हम एक मुश्किल में हैं, और हमारी मुश्किल ये है कि हमारे रहनुमाओं को थ्रेट है, हम इंतखाबी जलसा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब को थ्रेट है, और उनके बेटे मौलाना असद महमूद को थ्रेट है, और बाकी भी आपने खुद ही अपने सवाल में गिन लिए। तो हम तो इलेक्शन में जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो माहौल मुयस्सर नहीं है। हमारा एक आसान मुतालबा है माफ़ी चाहता हूँ, हमारा एक आसान मुतालबा है कि आप हमें इलेक्शन देते हो तो इलेक्शन का माहौल भी फराहम करो। अब इलेक्शन है और इलेक्शन का माहौल फराहम नहीं कर रहे, तो ये तो फिर एक जमात के खिलाफ ये बात जाएगी कि उनको इलेक्शन से माइनस किया जा रहा है। तो हम तो अभी तक अपने मुतालबे पे खड़े हैं और इस्तिकामत के साथ खड़े हैं। हमारा ये ख्याल था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि इंतखाबातों को जर्सी के लिए मौखर कर दिया जाए। हम उस पर इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, और हम समझते हैं कि हमारा मुतालबा वो जायज़ है, हमें जीने का हक हासिल है। हमें ये हक हासिल है कि इंतखाब के अंदर एन हो, ये हक भी हासिल है कि हम इत्मीनान से बाशरियत जलसे में जाएं, वापस आएं, और हमें कोई बम धमाके का सामना ना हो, हमारे कारकुन शहीद ना हो, हमारे कारकुन और खौफ ना हो, और हमारे कारकुन किसी डर के माहौल में ना हो, ताकि वो जाकर अपना वोट पोल कर सकें। तो हमारा मुतालबा तो जेन्युइन है। हमने कोई आर्जी बातों पर और मखसूसों पर तो ये मुतालबा नहीं बनाया, ये संजीदा वाक़यात हैं। उन वाक़यात की बुनियाद पर हम समझते हैं कि अगर कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिए जाए और सिक्योरिटी को ठीक कर दिया जाए। लेकिन मुफ्ती साहब कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में थे कल, तो उनसे तफसीलन इस बारे में बातचीत हुई। उन्होंने कहा जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो इंतखाबात के मुलतवी होने की हिमायत या उसके ऊपर मुसर नहीं है, हम सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार कर रहे हैं, और वो संजीदा नौइयत के हैं और उन्हें दूर किया जाना चाहिए। वो इस बात के कतई तौर पर हामी नहीं है कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। देखो, आप काम को जिधर से पकड़े ना, तो बात तो वही आती है। अगर आप हमें सिक्योर करते हैं तो बेशक आप 8 को कर लें, सिक्योर नहीं कर सकते तो पीछे कर लें। यानी हमने तो शुरू के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, और दहशतगर्दों के हमें रहमो करम में न छोड़ें, हमने ये कहा है। और हमारी एक और कुर्बानी भी है कि हम पर दबाव होता है कि आप जमहूरी रास्ते को छोड़ें, जमहूरी रिवायात को छोड़ें, आप जिहाद के रास्ते पर आएँ। हम उसके मुकाबले के अंदर अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं, आईन और जमहूरियत के साथ, और हम खड़े होते हैं पाकिस्तान के साथ। तो फिर जब वो रद्द-ए-अमल का तो हमें निशाना बनाते हैं, तो इतना हक तो रखते हैं कि हमें महफूज कर दिया जाए। तो आप यानी आप ये कह रहे हैं कि रद्द-ए-अमल आपको अंदरूनी तौर पे ये देखने को मिलता है? हाँ, वो तो मिलता है। अब अगर हम ये कहते हैं कि जब तक आप हिफाजत नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा मौखर कर दें, तो इसमें क्या कबाहत है? देखो ना, ये आईन कहता है 90 दिन, 90 के बाद तो वो खामोश रहता है, वो ये मुतय्यन नहीं करता कि वो 120 दिन है या 130 दिन है। जब आपने 90 से एक दफ़ा 91 कर दिया तो ये खिलाफी आईन तो हो गया। अब जो खिलाफी आईन में होकर किसी की रियायत रखी गई है, तो थोड़ा सा और हमारी रियायत भी रख जाए, ताकि ऐसे इंतखाबात हो कि इसमें किसी पार्टी को कोई भी एतराज ना हो। यासीन आज़ाद साहब, क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश निकल सकती है? हमें तो यही बताया जाता है कि आइन के मुताबिक मुकर्रर वक्त में अगर कोई चीज़ नहीं होती तो उसमें नेक नियत ही शामिल हो तो वो उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन बाद का वक्त भी तो कुछ मुकर्रर होगा। बाद के वक्त को कितना खींचा जा सकता है? सर, मेरे नज़दीक 8 फरवरी का इलेक्शन किसी हालत में भी मुलतवी नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन हर हाल में होना चाहिए। पहले भी 90 दिन की एक रट लगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गए,
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के हवाले से डेट फिक्स की कि 14 मई को आप जो है ना इलेक्शन करा दें, नहीं हुए। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उन्होंने सारा वजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दिया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ग्राउंड बनाकर ये कहना कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, मैं इसके हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बाहमी रजामंदी से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि अपनी डेट खुद फिक्स करें। प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया। पार्टियों की रजामंदी के साथ बाद में 8 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिटेल आर्डर भी पास किया। अब कब तक इस मुल्क को मजाक बना के रखेंगे? अफरा तफरी तो पहले से भी है और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेस बना के मुलतवी करने का डिमांड मेरे नज़दीक रीज़नेबल नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव की ये जिम्मेदारी है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन कंप्लीट मिलनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि इस ग्राउंड पे इलेक्शन को मुलतवी कर दें तो बेहसियत कानून के तालिब इल्म के मैं बिल्कुल से एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, हम मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी वजह से इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। 90 डेज़ के बाद तमाम पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में खुद गई और सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े होकर उन्होंने कहा जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा हम तैयार हैं। जो डेट इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी उसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंडोर्स करने के बाद अब ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, मैं ये कहता हूँ कि आइन की खिलाफवर्जी पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है। मज़ीद इस आइन को मजाक मत बनाएं, आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाने दें। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुतालबा है कि हमें हमारी हिफाजत दी जाए, कानून की हिफाजत, लीगल प्रोटेक्शन दी जाए, वो उनका मुतालबा अपनी जगह पे जायज़ है। और जिस तरह आपने खुद कमरान मुर्तज़ा का हवाला दिया, मैं भी कहता हूँ कि कोई भी आदमी, इवन पाकिस्तान की कोई भी बड़ी सियासी जमात, मौलाना साहब भी जो खदशात का इजहार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें हिफाजत दी जाए, इलेक्शन लड़ने के लिए हमें रास्ता दिया जाए, हमारे लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाए। ये काम एग्जेक्टिव का है, वो करेंगे। लेकिन इसको बेस बना के इलेक्शन मुलतवी कराने के मैं हक में नहीं हूँ और ना मैं उसको फेवर करने के लिए तैयार हूँ किसी भी सूरत में। अब जिस तरीके से मुफ्ती किफ़ायत साहब, यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं कि आप ही लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सभी वहाँ पे फरीक बने थे एज ए सियासी जमात, तो आप दीगर सियासी जमातों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। पीडीएम की हुकूमत में 13 से ज़ायद जमातें थीं, तो उन जमातों के ऊपर ही आप ज़रा थोड़ा सा जोर डाल लें कि वो अखलाकी तौर पे इलेक्शन कमीशन को ही कहते हैं कि आप लोगों को महफूज रास्ता दें, आप लोगों के लिए सिक्योरिटी कर पाएं, अगर आपके ज़बानी तौर पे कहने से कुछ नहीं हो रहा तो। खैर, यहाँ तो इदारे मौजूद हैं और हर एक का काम भी मालूम है। अगर हम सिक्योर नहीं है तो सिक्योरिटी इदारे हैं ना यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं कि लोगों की जान और माल और आबरू की हिफाजत करें। तो हमें आप लंबे रास्ते पे कहूँ कि हम अब लोगों से बात करें और उनसे बात करें, वो ये कहें नहीं, हम डायरेक्ट कहते हैं और कहते भी हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हैं जो कहते हैं पत्थर की लकीर है। और इस तरह ज़बानी बात कर देने से या टेलीविजन, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कहते हैं कि बातें बहुत सी होती हैं टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर। क्या आपने बाकायदा तौर पे कोई दरखास्त दायर की है, उस दरखास्त की कोई पैरवी की है, उस ज़मन में आपको सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया है या कोई समत दिखाई है? हमें सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने का शौक नहीं है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सिक्योरिटी इदारों का है। तो सर हमने कहा एक डायरेक्शन तो सीधी होनी चाहिए ना। अभी आप कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को जबानी तो नहीं लिख के कहा जा सकता, फिर आप कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारों को कहा है। नहीं भाई, यासिर आप गलत हो रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा, वहां खड़े होने का हमें शौक ही नहीं है। उनका रवैया तो मालूम है, पत्थर पर लकीर वाले हैं ना। हमने सिक्योरिटी इदारों को कहा है। अब उनके बाद दो रास्ते हैं, या तो ये रास्ता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, कोई सिक्योरिटी लैब है तो उसको थोड़ी देर बाद में ले जाए, इस लैब्स को ख़त्म करने के बाद फिर मुकर्रर करें, इसमें क्या कमाल। और अगर दूसरे फरीक उसके ऊपर मुतमईन नहीं होते तो
तो फरीक, देखो ना, आपके लिए वज़ीर आज़म बनने में कोई जल्दी होगी? हमें तो मौलाना फजल रहमान की जान अजीज है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो गया, कोई जिम्मेदारी तो उठाएगा ना। अब भी हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन के हम जिम्मेवार हैं जी, या चीफ जस्टिस कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, तो ठीक है आप इलेक्शन कराएं। आप इलेक्शन भी उसी दिन पे करते हो, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं देते, तो ये कौन सा मजाक? इलेक्शन भी उसी दिन पे होंगे, तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिलेगा, तो ये आपके नज़दीक मजाक है। तो इसी बारे में मजीद बात की जाएगी। एक शॉट वापस आते हैं, इसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही है जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कि वो तहफ़्फ़ुज़ात तो जायज़ हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता क्या निकाला जा सकता है। तो उनके मुताबिक तो रास्ता यही है कि जब तक हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो जाती, हमें ये थ्रेड लेटर थमाने बंद नहीं हो जाते, तब तक इलेक्शन को डिले करना चाहिए। अब इस ज़िमन में यासीन आज़ाद साहब अपनी राय रख चुके हैं कि जब एक बार ताख़ीर हो गई तो उससे मज़ीद ताख़ीर नहीं हो सकती। सवाल यहाँ पर यह है कि दूसरी पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो उनके मौक़िफ़ की तायीद क्यों नहीं कर रही। या तो साथ खड़ी हों, वो मुखालिफ खड़ी हो कि वो सेनेट के अंदर अगर करारदाद पेश की जाती है तो उसे जमहूरियत के ऊपर शबखून मारने का के मुतरादिफ करार देते हैं, तो इसी बिना के ऊपर दीगर सियासी जमातें मुखालिफ क्यों खड़ी हैं। मुफ्ती किफ़ायत साहब से इस ज़िमन में सवाल तो करना है, लेकिन उससे पहले यासीन आज़ाद साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी अगर कोई जवाज़ बनाया जा सके, इफ़ एंड बट्स की बात कर रहा हूं, क्या कोई जवाज़ निकल सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अलावा, या ये वाकई पत्थर पे लकीर है और हमें इस ज़िमन में अपनी ज़बानें सिर्फ बंद रखनी चाहिए? कि आपके कंट्रोल में ना हो तो ऐसी सूरत में जवाज़ पैदा किया जा सकता है। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं जिसके मुताबिक इलेक्शन ना हो। इलेक्शन के लिए माहौल मेरे नज़दीक साजगार है, छोटे मोटे वाक़यात अपनी जगह पे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आइन का आर्टिकल 254 है, जिस तरह माजी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 254 का सहारा लेके इस इलेक्शन की डेट को बढ़ाया, 14 मई की डेट रखी हुआ है, लेकिन वो सूरत हाल अब ख़त्म हो चुकी है। अब मामला जो है फाइनल हो चुका है, इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं, पार्टियों को 13 तारीख को निशान अलर्ट होने वाले थे, 8 फरवरी लंबी चौड़ी अमाउंट आप खर्च कर चुके हैं। वैसे भी माशी तौर पे हम काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इन हालात में आप जो है ना हुकूमी ख़जाने से रकम भी खर्च करें और फिर ये कहें कि इलेक्शन किसी वजह से मुलतवी हो जाए। मेरे नज़दीक इलेक्शन मुलतवी होने का 1% भी अब चांस नहीं मुझे नज़र आता। तो इन हालात में सियासी जमातों को जो भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। जहाँ तक जलसे जुलूसों का ताल्लुक है, बड़ी कई जमातें हैं जिन्होंने अभी तक जो अपने जलसे जुलूस शुरू नहीं किए। 8 फरवरी को इलेक्शन है, वो कब से अपने जलसे शुरू करते हैं, कब से नहीं करते, ये तो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन जो डेट हो गई है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि पत्थर पे लकीर है, इट इज़ फाइनल, इसके बाद कोई चांसेस नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि बहुत कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं पाकिस्तान के कि किसी से जंग हो जाए, हम हालत जंग में हों, तो फिर जवाज़ दिया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई जवाज़ नहीं है उसको पोस्टपोन करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन हो जाने दें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। और अगर आप मुलतवी करेंगे तो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम वैसे भी क्राइसिस में है, मज़ीद क्राइसिस में आएंगे, पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे, हम इन तमाम चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक दफ़ा फैसला हो जाने दें पाकिस्तान को, एक दफ़ा फैसला हो गया तो फिर उसके बाद उसके ऊपर मिनवान अमल होना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी साहब ने इसी बीच हमें ज्वाइन कर लिया है। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, आपके इत्तेहादी रहे पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब साथ मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम एक तरफ इलेक्शन का माहौल है और दूसरी तरफ हमारे लिए वो थ्रेड लेटर्स ही सिर्फ बच गए हैं, जहां भी जाएं थ्रेड लेटर्स थमा दिए जाते हैं और हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर हम तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इलेक्शन को आगे लेके चले जाएं। अब आप उनके इत्तेहादी भी रहे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके सामने भी हैं। इसी ज़िमन में कामरान मुर्तज़ा साहब ने कल ये कहा था कि जरदारी साहब भी तो एक दिन कह चुके थे कि कुछ दिन आगे इलेक्शन हो जाएं तो इलेक्शन तो होने ही हैं। तो उन्होंने जरदारी साहब के उस बयान को इस पैराए के अंदर लिया था। तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात को किस नज़र से देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल मौलाना साहब ने ये बात की थी और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम दुआगो हैं तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके अहदेदार हैं, कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और एक पुरअमन इलेक्शन पाकिस्तान में गुजरे। देखें, 2007 में भी आप देखें मोहतरमा की शहादत हुई, 2013 के इलेक्शन भी आपने देखे, 2018 के इलेक्शन भी आपने देखे, कोई इतने हालात अच्छे नहीं थे लेकिन इलेक्शन हो गए थे। अब बात यह है कि अगर इलेक्शन चंद दिन मुलतवी हो जाते हैं, कुछ अर्से के लिए मुलतवी हो जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि हालात ठीक हो जाएंगे और ये चीज़ें जो है सब ठीक हो जाएंगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन होने के बाद जब नई पार्लियामेंट और नई हुकूमत आएगी तो वो उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में या यहाँ पर जो हालात हैं उसको ठीक करने में क्या तो उन्होंने जो है किरदार अदा करना है, उन्होंने ये फैसला करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर इस बात से मौक़िफ़ है कि इलेक्शन होने चाहिए, 8 फरवरी को होने चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और एक चीज़ जो है, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है ये एक दफ़ा हो जाए ताकि पार्लियामेंट और हुकूमत आए और फ्यूचर इस मुल्क का जो है वो फैसले, चाहे वो इकॉनमी के हवाले से हैं, चाहे टेररिज्म के हवाले से हैं, चाहे बाकी हवाले से हैं, इसके फैसले नई पार्लियामेंट करे और नई हुकूमत करे। यासीन आज़ाद साहब, अगर मैं उस केस के ऊपर वापस आऊँ, पीटीआई का जो बैट सिंबल वाला केस है, उसमें पीटीआई ने एक प्ली पेशावर हाई कोर्ट में ये रखी थी कि मरकजी दरखास्त गुजार जो थे वो अकबर एस बाबर थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन फरीक बन के आया और इलेक्शन कमीशन का फरीक बनना नहीं बनता। अब आप क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अकबर एस बाबर साहब अगर जाएं तो केस मजबूत होगा, या इलेक्शन कमीशन जाए बतौर फरीक बन के तो फिर केस मजबूत होगा? सर, मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर जाना है तो उनको जाना चाहिए। अकबर एस बाबर साहब का राइट है, वो चूँकि क्लेम करते हैं कि वो पीटीआई के पुराने बानी रुकन हैं और बानी रुकन की हैसियत से वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाने चाहें तो वो भी जा सकते हैं। लेकिन ये फैसला चूँकि जो आया है, वो डायरेक्शन जो आई है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी गई है कि आप ये काम करें। तो एग्रीव पार्टी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया। अब इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी अदारा है, जिस तरह आपने खुद कहा कि कल अगर उनकी मीटिंग होती है वो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो जाते हैं तो ये उनका लीगल राइट है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और आपने ये देखा होगा कि आज पीटीआई इतना उसको एतमाद था कि अहमद खान साहब ने जाके सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी, जिसको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आज की डेट के लिए फ़िक्स किया गया था, 10 तारीख बाकायदा कोर्ट के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मुतालबा किया गया कि हमारा केस फ़िक्स करें। तो जब केस फ़िक्स हो गया था तो पेशावर हाई कोर्ट से पहले जाके उस पिटीशन को विड्रा करना और फिर जाके पेशावर में केस चलाने की जो वजह है वो तो पीटीआई उसकी वजाहत कर सकती है। उसी दिन लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जिस दिन केस था, उस दिन हामिद खान साहब भी खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं तो, हमारी दरखास्त तो ये है कि तरजीही बुनियादों पे आप आज लगा लें। तो आगे से चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि 9 रुकनी बेंच भी लगा हुआ है, उसके अलावा भी और केसेस हैं। तो फिर वो परसों के ऊपर यानी आज की तारीख पे लगाया गया था। इब्तदाई तौर पर तो हामिद खान साहब ही गए थे। बिल्कुल बिल्कुल गए थे। और अब आमिर खान साहब क्या वजह है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? शायद उनको मना कर दिया गया हो। नहीं, आज वो सुप्रीम कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, लेकिन बतौर वकील वो खुद नहीं उठे। बैरिस्टर गौहर आगे हुए, आमिर खान साहब वही बैठे हुए थे। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप नहीं है वकील, उन्होंने कहा जी मैं नहीं। चीफ साहब ने पूछा और उसके बाद मना किया। लेकिन इससे पहले 9 तारीख को जब ये 10 तारीख को केस फिक्स किया गया तो उस वक्त तमाम ने ये कहा था कि आमिर खान साहब इस केस में अपेयर होंगे। इसकी वजह तो वही लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या वजह है क्या नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, कल पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या नेक्स्ट स्टेप उठाता है, वो जाता है नहीं जाता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रोसेस जो इलेक्शन का प्रोसेस किसी भी सूरत में नहीं रुकना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी मामलात हमारे मुल्क के जो हैं वो आपके सामने हैं। हर आदमी अपने इंटरेस्ट की बात करता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक नारा है। और ज़ाहिर है कि इलेक्शन की डेट मुकर्रर होने के बाद तमाम सियासी जमातों को इस बात का कानूनी हक हासिल है कि वह अपने मंशूर के मुताबिक बात करें। जो उनकी पार्टी का मंशूर कहता है उसके मुताबिक चलें, ये तो उनका कानूनी हक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ को बेस बना के
इलेक्शन को मुलतवी करने की बात मत करें। अब कल पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन या जब बानी रुकन है अकबर अस बाबर, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं नहीं जाते, ये तो उन पे डिपेंड करता है। मैं उनको ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये फैसला उनको खुद करना होगा। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो तब भी सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई अपील फाइल होती है तो 13 तारीख से पहले जब निशान अलर्ट होंगे उससे पहले आपको कोई बाज़ पार्टियों को तो निशान अलर्ट भी हो चुके हैं। तो ऐसी हालत में सूरत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो यही मेरा एक ज़िमनी सवाल भी है इसी से मुतल्लिक कि अगर 13 तारीख के बाद ये केस की समाअत होती है और या फिर पहले समाअत होती है और तारीख बाद की डाल दी जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसी बारे में बात की जाएगी। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर गुफ्तगू होगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जमीयत उलमा इस्लाम फे जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है वही कहती है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दूर होते, इलेक्शन मुकर्रर तारीख पे ही होने हैं, तो हम इलेक्शन का बायकॉट तो करेंगे नहीं, इलेक्शन के लिए मैदान में रहेंगे। तो उसके लिए तैयारियां अभी तक क्या चल रही हैं? मुफ्ती किफ़ायत साहब, जिस तरीके से तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर रही हैं, इत्तेहाद के ऊपर बात कर रही हैं या अपने तय मैदान में उतरने की बात कर रही हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम फे ने अभी तक ऑफिशियल कितनी जमातों से इत्तेहाद कर लिया है, किस किस सतह पे किया है, या फिर कहीं पर कोई इत्तेहाद की बात जो पहले चल रही थी वो अब नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बातें तो चल रही हैं, फाइनल नहीं हुई, लेकिन हम एज ए होल किसी एक जमात से इत्तेहाद करें और एक को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। यानी केस टू केस देखा जाता है जिले की सतह पर, और जिस जिले के अंदर जिस जमात के साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो हम उनके साथ इत्तेहाद करते हैं। तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक दो अजला में शांगला और स्वात में मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट है, तो बाकी अजला में पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट है। इस तरह हम एनपी के साथ भी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो कोई फाइनल सूरत तो बनेगी हमारी 12 तारीख को, लेकिन ये कि हमारी बाकी तैयारियां मुकम्मल है और हम इलेक्शन में हैं। हमारे टिकट तकसीम नामजद उम्मीदवार हो गए हैं, टिकट भी तक उनको तकसीम कर रहे हैं। कल के दिन के अंदर तमाम इलाकों में टिकट पहुंच जाएंगे। अच्छा, सिंध की सूरत हाल क्या है सर? वहाँ पे PMLN के साथ आपका इत्तेहाद चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से खबर ये थी कि उन्होंने राशिद सोमरू साहब से मुलाकात की है, तो खबरें ये भी गर्दिश करना शुरू कर गई कि हो सकता है वहाँ पे भी जिलों की सतह के ऊपर आपके पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो जाए। तो क्या सिंध में भी कोई ऐसा इत्तेहाद है? इनकी तरफ से पेशकश तो आई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा जी। लेकिन हमारा अभी फाइनल जवाब नहीं मिला, उसके लिए भी आपको एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन का अभी इंतजार बाकी है। यासीन आज़ाद साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि 13 तारीख से पहले उन्हें मुकर्रर करना है केस को, फ़र्ज़ कर लें ये रोज़ाना के मामूल के मुताबिक तो केसेस चल ही रहे हैं, अगर उसमें गुंजाइश नहीं निकलती और उसे तरजीही बुनियादों पे, हंगामी बुनियादों पे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता, और अगर कर भी लिया जाए तो तारीख अगर बाद की डाल दी जाती है, उसमें मुअय्यना मुद्दत तक वो कह देते हैं कि ये बाद में समाअत होगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? शेड्यूल तो तब्दील नहीं हो सकता। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है और PTI का ये आर्डर किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है, तो PTI के जितने लोग होंगे उनको अगर नहीं है तो फिर वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किए जाएंगे, और आज़ाद उम्मीदवारों को कोई एक निशान नहीं मिलेगा, फिर हर एक को अलग मिलेगा। माजी में आपका याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का मामला आया था तो उन्होंने सेनेट के लोगों को टिकट दिए, पार्टी का टिकट दिया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि नवाज शरीफ साहब पार्टी टिकट देने के मजाज नहीं थे, चूँकि वो डिस्क्वालीफाइड थे। लिहाजा सेनेट के अंदर जिन लोगों ने नामिनेशन फाइल किया वो आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किए जाएंगे। तो उस वक्त सब के सब जो मुस्लिम लीग के लोगों को टिकट दिया गया था, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो सेनेट के मेंबर इलेक्ट हुए थे। तो ये लीगल पोजीशन तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट अपने पे इंटैक्ट है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को सज़ा है, उन्होंने ज़ाहिर है कि पार्टी के लिए बैरिस्टर गौर साहब को नॉमिनेट कर दिया, इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया।
अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है अगर वहाँ जाने के बाद फर्ज करें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो सही है और वो गलत हुआ, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो इमरान खान साहब की जमात जो है पीटीआई है। इस पे फिर एक सवाल बनता है। ये चौधरी मंजूर साहब इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, आज के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो समझती है कि किसी न किसी हद तक उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है, और उसके साथ उनके जितने रहनुमाओं के ऊपर एतराज़ात थे वो भी, उनमें से चंद एक को छोड़ के कमोबेश वो सारे ही एतराज़ात जो हैं वो ख़त्म होके अपीलें मंजूर हो चुकी उनकी। तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब के अंदर मौजूदा मंजरनामे में किस किस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और उसमें फ़ायदा उठाने को कौन कौन तैयार? मेरा ख्याल है इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना कहें, इसको कहें कि किसी हद तक उनको रिलीफ मिला है। सही एक पॉइंट है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि क्या सारों लोगों को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको एक जैसा एनवायरनमेंट दस्तयाब है या नहीं है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो कि नहीं है। पंजाब के अंदर हम भी बैठे हैं, पीटीआई भी है, हम ये समझ रहे हैं कि इंतजामिया बिल्कुल वन साइडेड होकर चल रही, पुलिस वन साइडेड होकर चल रही, और उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। चौधरी साहब, आपने पहले भी जब कागजात नामजदगी का मामला चल रहा था, कसूर की हद तक भी आपने बहुत से एतराज़ात उठाए थे, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात अपने जमा करवाए हैं कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हमें भी हैं और लोगों को भी हैं? जी, हमारा तो डेली का वहाँ पे इलेक्शन सेल है जो जिसको हेड करते हैं हमारे सेक्रेटरी जनरल अब बने हैं, वो हेड करते हैं। तो वो डेली का जो भी होती है इश्यूज, वो इलेक्शन कमीशन को वो बिल्कुल रिपोर्ट कर। सही। मुफ्ती किफ़ायत साहब, आपने कहा था कि किसी की गलती का फ़ायदा हम सियासी जमातों को मिलेगा और हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, हमारे लिए कंफर्ट जोन है। तो वो कंफर्ट जोन तब्दील कब से हो गया? ज़ाहिर है, मैं मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में उम्मीदवार हूँ NA-15 पर। मैं JUI का उम्मीदवार हूँ, मेरे हाथ में किताब है, उनके पास शेयर है। तो फिर क्या ख्याल है, कोई पुरानी बातें रहेंगी तो मुकाबला होगा ना। ज़ाहमत और चीज़ है, मुफाहमत और चीज़ है। मैं तो आपको इंशाल्लाह सरप्राइज भी दूंगा। इंशाल्लाह आप बराबर राब्ते में रहें। यहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि वो आसानी से जीत सकें। अगर वो वहाँ से जीतते हैं तो वेल डन, लाहौर से। लेकिन मेरे ख्याल से मानसरे से आने की उनकी गलती होगी। यहाँ तो हालात उनके खिलाफ चल रहे हैं और बहुत सारे उम्मीदवारों ने हमें सपोर्ट भी किया है और दस्तबरदार भी हो रहे हैं। तो यहाँ तो हमारा मुकाबला है। तो मुकाबले के दौरान में क्या उनकी फिर सही, ठीक। मेरा अगला सवाल इस ज़मीन में नहीं होगा। यासीन आज़ाद साहब, सर, जिस तरीके से बात हो रही थी, आपने कहा कि बाद में जब फैसला हो जाएगा तो आज़ाद तसव्वुर किए जाएंगे। ठीक है, 13 तारीख से पहले उसका फैसला होना ज़रूरी है, लेकिन फ़र्ज़ कर लें, मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर लेते हैं, 13 तारीख के बाद होता है तो निशान तो जाएंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद होने वाले फैसले के नतीजे में तरजीही फहरिस्तों को मान लिया जाएगा? सर, ये डिपेंड करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे। सही। कि जब पिटीशन फाइल होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या आर्डर करता है, उससे पहले किसी किस्म की पेशन गोई करना काफ़ी मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, आप कल जाके पिटीशन फाइल करते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको टेक अप नहीं करता या किसी वजह से लंबी डेट दे देता है, तो इसका मतलब यह है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके मुताबिक फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अमल करना पड़ेगा। तो पिटीशन जाने की सूरत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वन वे और द अदर वे कोई ना कोई आर्डर करना है। क्या वो पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर को मेंटेन करते हैं या वो सस्पेंड करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो मामलात हैं ये बाद में तय किए जाएंगे, पार्टी का निशान नहीं मिलेगा। चूँकि पार्टी का लीडर यहाँ सजा याफ्ता है। आप देखना यह है कि जिन लोगों को पार्टी का टिकट आप इशू कर रहे हैं या करेंगे कल, उस पर दस्तखत कौन करता है? इमरान साहब करते हैं या बैरिस्टर अली गौर साहब करते हैं? अगर अली गौर साहब करते हैं तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत वो पार्टी के चेयरमैन है, वो इशू करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान करते हैं तो उनके साथ भी वही वाकया हो सकता है जो मियां नवाज शरीफ के साथ सेनेट के मामले में हुआ था। क्योंकि इस वक्त तो सर वो भी सजा याफ्ता है 5 साल के लिए। वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिना किसी सरबराह के जमात है।
तो जब सरबराह कोई है नहीं तो पार्टी का निशान कौन देगा? पार्टी का टिकट सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा? वो पार्टी के कैंडिडेट तब ही पेशेवर होंगे जब पार्टी सर्टिफिकेट अपने कैंडिडेट के हक में इशू करेगी कि ये कैंडिडेट पीटीआई का है, ये हमारा कैंडिडेट है। वो सर्टिफिकेट जाएगा तो तब आपको निशान मिलेगा। अगर पार्टी के लीडर का सर्टिफिकेट जाता ही नहीं है, और जो आपने देखा होगा कि पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने एक एक हल्के से 8-8, 10-10 आदमी कैंडिडेट हैं जो ये कहते हैं कि असली मेरा है। कल अगर ये मामला तय हो जाता है तो उन लोगों के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं, ये 13 के बाद आपको पता चलेगा। 13 के बाद पता चलेंगे। और सबसे ज्यादा ये मुनहसर है कि सुबह के दिन क्या फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करता है और अकबर एस बाबर साहब क्या फैसला करते हैं, और वहाँ पे पिटीशन जो फाइल की जाती है वो कब की जाती है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, चौधरी मंजूर साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।